Till the last lecture, we saw the objectives of agricultural policy, National Agricultural Policy 2000, which was made on 20th July 2000. And through the objectives, we saw that we needed some core work from the root or grassroots area. In a way, we have to protect the interest of poor farmers, marginalized farmers. We need to make more value added per hectare, in the sense we have to improve our productivity. We have to get more technology, get more better fertilizers, better seeds in the fields, so that your productivity, your efficiency as a farmers can be grown. And through this policy, we have set some kind of objectives that we have seen in the last lecture. Also, we have seen the simple video regarding how the agriculture sector works in India, and one of the biggest one of the biggest kind of video, for which we have seen first part, and by the time we will see it as a part by part. मैंने आपको बोला था कि आपको अगर पता है कि 3 बिल्स कौन से हैं एग्रीकल्चर के, तो आपको मुझे बताना था कौन से बिल्स थे. Does anyone of you have seen or read about it, and do you want to share them? Okay, I guess it's easily ignorable when you are busy doing so many things around you, waking up, eating, drinking water, and walking around your home. It must be really busy for you. Okay, so let's go ahead. बहुत बिजी रहते हो आप, राइट? तो होना काफ़ी है कि पढ़ाई के लिए कुछ टाइम ना मिले, राइट? तो हमने देखा था कि कैसे चलने वाला है ये रीजिंग ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000, एंड उसके साथ में हर साल 4% 4% एनुअल ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में देखना था. थ्रू द conservation of soil, water, and biodiversity, we have to make this growth with equality. And for that, we have seen these objectives: rising the productivity of inputs, rising value added per hectares, protecting the interest of poor farmers, modernizing agriculture sector, checking environmental degradation, agricultural research and training, removing bureaucratic obstacles. उसके बाद हम आज देखने वाले हैं कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी. इसके लिए आपको बड़ा वाला क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी विथ इट्स फीचर्स, और उसके लिए लाइक 15 मार्क्स हो सकते हैं क्योंकि बड़ी वाली फीचर्स है. ओके, कल मैंने आपको एक एक्सेल शीट भेजा है आपके ग्रुप पे, जहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिया है, जिसके हिसाब से आपको ये जो रेफरेंस मटेरियल भेजा गया है वो देखकर आपके नोट्स बनाना शुरू करना है. अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आप बना सकते हो. फिलहाल क्वेश्चन 15 मार्क्स का दिखे भी तो उसके छोटे पार्ट की, उसमें जो छोटा पार्ट है उसकी नोट भी बन सकती है. ये तो आपको अभी तक पता ही चला होगा, लेकिन जो स्पेसिफाइड छोटे छोटे क्वेश्चन है वो मैंने नोट फॉर्म में दिए हुए हैं. तो आपको ये कंप्लीट करना है, और मैं नेक्स्ट कुछ लेक्चर में आपको उसकी डेडलाइन बता दूंगी कब तक ये ख़त्म करके मुझे आपको दिखाना है, और मैं पर्सनली आपके नोटबुक्स देखने वाली हूँ. ओके, let's see with the salient feature. First is sustainability in agriculture. तो व्हाट इज़ द सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर कि जब भी आप किसी भी तरीके की डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट के पीछे जाते हो, यू नीड टू सी इफ इट इज़ सस्टेनेबल, इफ वी कैन प्रोलॉन्ग दिस डेवलपमेंट, इफ वी कैन कीप इट गोइंग. क्योंकि आज एकदम से मेरा प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन कल मेरे खेत में कुछ भी नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए. जी पेस चालू आहे ती पेस थ्रू आउट असली पाहिजे. Okay, the new policy seeks to introduce economically viable, मतलब economically अच्छा, करने जैसा, practical, technically sound, environmentally non-degrading and non-hazardous, and socially acceptable use of natural resources of the country for promoting the concept of sustainable agriculture. तो ये कैसा होना चाहिए जो भी हम एग्रीकल्चर पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं थ्रू दिस पॉलिसी, ये इकोनॉमिकली वायबल है, टेक्नोलॉजिकली अच्छा है, हमें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रहा है, एनवायरमेंटली नॉन डिग्रेडिंग, मतलब
क्वालिटी एनवायरनमेंट की डिग्रेड नहीं कर रहा, डिटीरियोरेट नहीं कर रहा, कम नहीं कर रहा, और ये नॉन हैजर्डस है, दैट इज नॉन हार्मफुल, ओके, एंड सोशली एक्सेप्टेबल है सबके लिए, जो नेचुरल रिसोर्सेस का यूज है। क्योंकि अगर आप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो, यस फिजा, डू यू वांट टू से समथिंग? यू हैव रेज्ड योर हैंड। ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेस आपको जो मिलते हैं वो सब में अच्छी तरीके से बांटने हैं। सिर्फ एक ही फार्मर को मिला, बाकी सबको नहीं मिला, या फिर एक रीजन को मिला, दूसरे रीजन्स को नहीं मिला, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ग्रोथ विथ इक्वालिटी देखनी है। और ये सब प्रमोट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। In order to fulfill strategy, the following measures are suggested in a new policy. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए कौन से स्ट्रेटेजी बताए गए हैं वो हम देख रहे हैं। ओके, टू यूज अनयूटिलाइज्ड बैरन वेस्टलैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड अफॉरेस्ट्रेशन। अफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है सॉरी जब आप एक मतलब आपके जो बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड, जो ऐसे ही पड़ा है, वहां पर एग्रीकल्चर और पेड़ उगाने के लिए ट्राई करना। ओके, और मतलब कम से कम पेड़ काटकर एग्रीकल्चर का प्रमोशन करना, एग्रीकल्चर में काम शुरू करना, ऑपरेशनलाइज करना। टू कंटेन बायोटिक प्रेशर्स ऑन लैंड and to control indiscriminate division of agricultural land for non agriculture uses। आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं that is NA plot। do you know what is NA plot? do you know? आपको पता चलना चाहिए। दापोली में आजकल बहुत ज्यादा बोर्ड्स लगते हैं, NA plot available, समथिंग रुपीज पर स्क्वायर फुट। what are NA plots? Yeah, it's very, very shocking that you don't know about NA plots, or you are not listening to my lecture right now. It's okay. So, what is NA plot? Is a non-agriculture plot. इसका मतलब होता है ऐसी लँड को मार्क करना जहां पर कुछ उग नहीं सकता, जी शेतीसाठी चांगली लँड नाही आहे, तिथे शेती होऊ शकत नाही। सो ऐसे जो एनए प्लॉट्स है वो कम करने, या फिर जैसे ही क्या होता है, आपको सिर्फ दाखला लेना पड़ता है गवर्नमेंट से कि ये एनए प्लॉट है। तो ऐसे एग्रीकल्चर लैंड है भी, तो बहुत सारे लोगों ने अपना लैंड बेचने के लिए एनए प्लॉट करवाया है, मतलब ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड है ऐसे। तो क्या होता है, जैसे ही अगर आपका लैंड कम हो जाता है तो आप वहां पर खेती नहीं करोगे, वहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे या फिर और कुछ करोगे। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पर जो भी कुछ प्रोडक्शन हो सकता था वो नहीं होगा, तो उससे फूड शॉर्टेज हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे ही करने वाले हैं। हम सोचते हैं अरे मेरे लैंड से क्या होने वाला है, फूड शॉर्टेज, लेकिन आप हमारी तरह बाकी सब भी सोचते हैं, और फिर क्या हो जाता है, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होना मतलब खाने की कमी होना हमारे देश में, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर इंपोर्ट करना है तो उसका खर्चा ज़्यादा होगा। गरीब लोग ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, या फिर जो भी लेंगे वो कम क्वालिटी का लेंगे, तो उससे कुपोषण जैसे मतलब डिसीजेस हो सकते हैं। ओके, टू एनहांस क्रॉपिंग इंटेंसिटी थ्रू मल्टी क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। तो मल्टी क्रॉपिंग होता है एक एक साथ ही बहुत सारे चीज़ों के क्रॉप्स उगाना, फार्मिंग करना। और इंटर क्रॉपिंग आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है एक लेन में एक टाइप का क्रॉप, दूसरे लेन में दूसरे टाइप का क्रॉप। तो एक ही लैंड में दो पार्ट करके दो क्रॉप्स लेना, दैट इज मल्टी क्रॉपिंग। और एक ही लाइन, मतलब एक लाइन में ज्याला मराठीत वाफा म्हटलं जातं। ओके, सो जहां पर एक क्रॉप लेना, फिर दूसरे लेन में शायद पल्सेस लिए, तीसरे लेन में राइस, फिर पल्सेस राइस, पल्सेस पल्सेस राइस, ऐसे करके आप टर्म बाय टर्म इंटर क्रॉपिंग कर सकते हो। टू एम्फोसाइज रैशनल यूज ऑफ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि हमें जो पानी का इस्तेमाल है वो बहुत ही समझदार तरीके से करना है, रैशनलाइज्ड यूज करना है। ओके, सो रैशनलाइज यूज ऑफ वाटर, ground water and surface water, so that over exploitation of groundwater resources can be checked। तो ऐसे बोला जाता है कि अभी तक हमारे पास जितना भी ग्राउंड वाटर है वो हमने इतना बाहर निकाला है कि हमारे पास जो भी बारिश का पानी आता है वो बह जाता है। बहुत ही कम पानी है जो एब्सॉर्ब किया जाता है, और इसीलिए कुछ अच्छे तरीके निकाल कर हमें
पानी एब्सॉर्ब करने के लिए यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे तरीके, जैसे कि गड्ढे खोद कर रखने चाहिए ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, जहाँ पर वेल्स है, बोरिंग वेल्स है, उसके आसपास गड्ढे खोद कर रखने चाहिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे, सो दैट जब भी रेन वाटर गिरेगा वो बह नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके मतलब वो एब्सॉर्ब किया जाएगा आपके सॉइल में. ओके, तो yeah, so we are talking about not over exploiting the groundwater resources and to adopt better technologies such as drip and sprinkle irrigation. Drip irrigation तो आपको पता है, ठिबक सिंचन जैसे बोलते हैं. Okay, so drip irrigation, sprinkle irrigation, sprinkle से पानी डालना system, so as to arrange more economic and efficient use of water. To adopt a vigorously long-term perspective plan for sustainable rain-fed agriculture by adopting watershed approach and water harvesting method for development of two-third cropped area of country which is dependent on rainfall. तो जनरली क्या होता है, जो भी खेती का नुकसान होता है, जो भी खेती में प्रॉब्लम्स होते हैं, जो इश्यूज रहते हैं, दे आर ड्यू टू शॉर्ट ऑफ रेनफॉल और ड्यू टू हायर रेनफॉल. ओके, अगर मुझे कुछ बता रहे हो तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. ओके, सो दे आर ड्यू टू हायर रेनफॉल और ड्यू टू शॉर्ट ऑफ रेनफॉल. बही चालू केला तर स्टार्ट व्हिडिओ प्लीज म्यूट योर सेल्फ. आई एम नॉट एबल टू म्यूट योर सेल्फ और मुझे बहुत ही आपके गप्पे सुनाई दे रहे हैं. कुड यू प्लीज डू दैट, जावेद? Yes. So we have wasted a nice precious time for sustainable development of our students. Very good. So yeah, so waterfall, जो हमारे पास रेनफॉल शॉर्ट होता है, तो इसीलिए हमें ही कुछ आगे आकर मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीजें करनी होती है. तो जैसे आपके घरों से जो प्रिय मुलांनो, तुमचे जर माईक बंद असेल तर प्लीज ते बंद ठेवा, कारण त्याचा मला लेक्चरमध्ये त्रास होतोय. Apologies for delay. Let's see. Yeah, we'll see the next feature directly because I have wasted this time, right? Yeah. So involvement of farmers and landless laborers will be sought in the development of pastures and forestry programs on the huge public wastelands by providing adequate financial incentives and entitlements of trees and pastures. So definitely आप अलग तरीके की सोच से फार्मिंग को देख सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लेबर, जहाँ पर लेबर अवेलेबल है उस सेक्टर में लेबर का इस्तेमाल हो सके. और सिर्फ यही नहीं देखना है, वी नीड टू सी थ्रू अदर थिंग्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ पास्चर्स और फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स, सो दैट जहाँ पर बहुत ही बड़ा वेस्टलैंड है वो अंडर फॉरेस्ट आ जाए. इसका मतलब वहाँ पर पेड़ उगे, वहाँ पर कुछ वो अंडर यूज हो, सो दैट इसके साथ क्या होगा, जो भी ये पेड़ लगा रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट मिल सकेगा, और उनके पास वो जो उन्होंने प्लांटेशन किया है उसकी एंटाइटलमेंट मतलब प्रॉपर्टी राइट होगा. ओके,
वो ट्री उनके, वो ओनर होंगे वो ट्रीज के। ओके, next one is food and nutritional security. In order to meet growing pressure on population growth to provide food and nutritional security to such a large population, special efforts will be made for raising the productivity and production of crops and thereby to meet the requirements of raw material of expanding agro-based industries. Special stress will be made for the development of new crops varieties, especially food crops and with higher nutritional value. तो जब भी आप रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हो, आपको ये भी देखना है कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब जितना हमारे देश में आबादी को लगता है उतना फूड उनको मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी फूड मिल रहा है वो बेटर क्वालिटी का रहना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा अलग अलग से स्पेसीज को देखना, अच्छे फूड क्रॉप्स करना, उसके लिए अच्छे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, और बुरे वाले जो फर्टिलाइजर्स है जो आपके क्रॉप को कुछ हार्म कर रहे हैं उनका इस्तेमाल ना करना, उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स लेना, दैट कम्स अंडर फूड एंड nutritional security. Okay, the policy has paid due emphasis on development of rain fed irrigation, बारिश से उगने वाला क्रॉप, मतलब जिसको हम खरीफ बोलते हैं। ओके, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, रूट्स एंड ट्यूबर प्लांटेशन क्रॉप्स, aromatic and medicinal plants, beekeeping, and sericulture for augmenting food supply and boosting exports along the generation of employment in rural areas. तो रूरल एरियाज में ये सब जो चीज़ें हमने देखी, जो रेन फेड इरिगेशन, खरीफ हंगामाची पिकं, ओके, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर्स का क्रॉप्स लेना, ओके, रूट्स एंड ट्यूबर्स प्लांटेशन क्रॉप, रूट्स मतलब रताड़, सुरण, ऐसे जो सब्जियां रहती है, राइट। अरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ये जो आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री, राइट, जो यूज इस्तेमाल करते हैं, मतलब मिनिस्ट्री स्पॉन्सर्ड है, तो दे आर लाइक, वो क्या करते हैं, ने प्रमोट की कौन से मेडिसिनल प्लांट्स यूजफुल है और कौन से लगाने चाहिए। उसके लिए एक सर्टन टाइप का एनवायरनमेंट लगता है, और वही एनवायरनमेंट में आपको वो मेडिसिन को उगाना पड़ता है, अरोमेटिक प्लांट्स को उगाना पड़ता है, और वो प्लांट्स को मैन्युफैक्चर करके उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस करके फिर वो मेडिसिन और आपके सेंस, परफ्यूम, डिओज बनते हैं। ओके, बी कीपिंग ऑब्वियसली वन ऑफ द वेरी एंशियंट वी कैन से, और बहुत ही फायदेमंद ऐसे है क्योंकि उससे वैक्स मिलता है, हनी मिलता है। और सीरीकल्चर मतलब रेशम, ओके, सिल्क, सिल्क के लिए जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं उनको पैदा किया जाता है और उनसे सिल्क पाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये बूस्ट करता है आपके एक्सपोर्ट्स, ये आपका फूड शॉर्टेज कम करने के लिए ट्राई करता है। हाई प्रायोरिटी हैज ऑल्सो गिवन टू द to the development of animal husbandry. Animal husbandry मतलब पशुपालन, dairy, poultry and aquaculture. So dairy is a दुग्ध व्यवसाय, poultry is a कुक्कुटपालन, कोंबड्यांचा व्यवसाय, and then aquaculture is मत्स्यपालन, फिश को आप फिश का बिजनेस करना। ओके, सो एज टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर, इंक्रीजिंग एनिमल प्रोटीन अवेलेबिलिटी इन फूड बास्केट, मतलब जो नॉन वेज प्रिफर करते हैं उनके लिए प्रोटीन का अपने फूड बास्केट में एक अदर सोर्स डालना, कैल्शियम का ज़्यादा सोर्स डालना, दे हेल्प। ओके, डेयरी प्रोडक्ट से, पोल्ट्री से, एक्वाकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से। अगर आपके पास थोड़ा बहुत कम अनाज उग रहा है तो उसकी कमी मतलब कौन फुलफिल करेगा, ये एनिमल हस्बेंड्री के जो अंडर आता है नए नए छोटे छोटे बिजनेस, वो फुलफिल करेंगे। ऑल्सो जनरेटिंग एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस, तो इससे जो प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो, आई गेस अमूल का ज़्यादा माल भी एक्सपोर्ट होता है क्योंकि उनकी एक्सपोर्टेबल क्वालिटी रहती है। ओके, लेकिन इंडिया में ही उसका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन रहता है। ओके, द पॉलिसी ऑल्सो इनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ फोडर। फोडर मतलब जो काउज रहते हैं, जो बफेलोज रहते हैं, मतलब ऑक्स रहते हैं, इसका मतलब जो भी आपके एनिमल्स है उनको खाना देना, तो वो खाना खाने के लिए एक सर्टेन टाइप का फोडर क्रिएट किया जाता है।
ओके, और इसके बहुत बड़े बिजनेसेस भी होते हैं। तो फूड और उसके लिए क्रॉप्स नए नए करने पड़ते हैं। अगर आपने देखा है कहीं, तो यहाँ पर केकेवी कोकण कृषि विद्यापीठ ने भी ऐसे फोडर क्रॉप्स का बहुत बड़ा प्रोडक्शन किया है। ओके, सो उसके लिए फोडर क्रॉप्स, फोडर ट्रीज रहते हैं, सो एज टू मीट द ग्रोइंग नीड्स टू फॉर feed and fodder requirements. The policy has encouraged the involvement of cooperatives and the private sector for the promotion and development of animal husbandry, dairy, and poultry farming. So इसमें पॉलिसी ये चाहती है, और उनको ये इन्वॉल्व करके लेना है प्राइवेट सेक्टर को और कोऑपरेटिव सेक्टर को। ओके, सो द थर्ड वन इज जनरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. A very high priority will be accorded to evolving new location specific, economically viable, improved varieties of agriculture and horticulture crops, livestock spacing. तो एक बहुत ही अच्छे सी वैरायटी क्रिएट होने के लिए जो लोकेशन पे जिसका इस्तेमाल हो सके, जो अच्छे अच्छे से अच्छे मतलब शेप ले सके, ऐसे बिजनेसेस शुरू करना, और उसके साथ वही क्रॉप्स लेना जो वहां पर उग सकते हैं, तीच शेती करायची, त्याच स्पेसिस पाळायच्या ज्या त्या एरियामध्ये इझिली अवेलेबल आहेत आणि त्याचा उपयोग होऊ शकतो. सहसा विचार करा की दापोलीत तुम्ही उंट पाळले तर, दापोली में अगर आपने ऊंट को मतलब पालने का आपका बिजनेस शुरू किया, क्या वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा? मे बी नहीं, एक ठीक है, दो ठीक है टूरिस्ट को घुमाने के लिए, लेकिन जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, कैमल का इस्तेमाल किया जाता है डेजर्ट में, तो वैसे यहाँ पर होने वाला नहीं है, राइट? तो मतलब जहां पर जो चलेगा वही टाइप का बिजनेस करने के लिए बढ़ावा देना, दैट्स द फीचर ऑफ this new agriculture policy. The regionalization of agricultural research based on identified agroclimate zone. तो एग्रीकल्चरल के लिए कैसा टाइम क्लाइमेट सुटेबल है, उसके हिसाब से रिसर्च करना विल बी अकॉर्डेड टू हाई प्रायोरिटी, उसको हाई प्रायोरिटी दी गई है. Application of frontier sciences like biotechnology, remote sensing technology. बायोटेक्नोलॉजी तो आपको पता है, राइट? रिमोट सेंसिंग मतलब कैसे वेदर कहाँ पे कैसे होने वाला है, आज कैसे होने वाला है, कल कैसे होने वाला है. ओके, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, तो हार्वेस्ट से पहले और बाद में कैसे आप आपका क्रॉप अच्छे से उसकी कंडीशन अच्छी रख सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज करना. एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू national research system as well as proprietary research which will be encouraged. So बहुत टाइप की रिसर्च है जिससे टेक्नोलॉजी आप एग्रीकल्चर में ला सकते हो और जनरली आपका एफिशिएंसी और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो. They will be promoted, they will be encouraged through this policy. The endeavor will be to build a well organized, efficient and result oriented agriculture research and education system to introduce technological changes in Indian agriculture. तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली फेल्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना. Okay, upgradation of agricultural education and its orientation towards uniformity of education standards, women empowerment, user orientation, vocationalization and promotion of excellence will be hallmark of the new policy. इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, ये सब वर्ड्स, ये सब बड़े बड़े जो आपने कहीं शायद सुने नहीं है वर्ड्स, या फिर कहीं सुने छोड़ दिया है, ऐसे वर्ड्स आपको पेपर में लिखने हैं, समझ कर लिखने हैं, राइट? तो एग्रीकल्चर में आप सिर्फ यही नहीं देख सकते कि क्रॉप्स कैसे अच्छे होने चाहिए, आपको नया जनरेशन जो तैयार करना है वो ऐसे जनरेशन तैयार करना है जो टेक्नोलॉजिकली साउंड हो और एजुकेशनली भी साउंड हो, क्योंकि एग्रीकल्चर का एजुकेशन, एग्रीकल्चर रिलेटेड एजुकेशन उनको देना चाहिए. उनको वोकेशनलाइजेशन मतलब अच्छा बिजनेस करने के तरीके उनको बताने चाहिए. प्रमोशन ऑफ एक्सेलेंस, हमें एक्सेलेंट क्वालिटी का ही क्रॉप प्रोडक्शन करना है, ये और कैसे करना है ये उनको सिखाना चाहिए. आपको पता है कि इंडिया में बहुत 1-2% इतना ही लैंड ओन करती है वीमेन, जो लड़कियां है या महिलाएं है, वो सिर्फ 1 या 2% लैंड ओन करती है, फार्मिंग लैंड. लेकिन उसके हिसाब से सिंपली जो काम करती है महिलाएं लैंड में,
एग्रीकल्चर के लिए उनका जो परसेंटेज है दैट इज मोर देन 60 to 70%। तो वो सिर्फ काम करती है, दे डोंट हैव राइट्स टू टेक डिसीजन। तो इसीलिए हमें वीमेन एम्पावरमेंट भी थ्रू दिस सेक्टर करना है। यूजर ओरिएंटेशन मतलब कैसे यूज करना है, और उसके साथ साथ हमें हमारे राइट्स, हमारे लीगल एक्टिविटीज कैसे इस्तेमाल करने हैं ये भी सोचना है। Okay, the research and extension linkages will be strengthened to improve quality and effectiveness of research and extension system। तो हमें ये रिसर्च से आपका इफेक्टिवनेस बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ानी है। इनोवेटिव एंड डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल changes will be introduced to make the extension system farmer responsible and farmer accountable। तो ये जब सिस्टम चेंज हो जाएगी तो इससे फार्मर को ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलेगी, एंड ही विल बी अकाउंटेबल एंड द सिस्टम विल बी अकाउंटेबल फॉर हिज एक्ट्स। इन द सेंस उन दोनों में अच्छा सा कनेक्शन बनेगा, सिस्टम और फार्मर में। रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र KVKs एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही मायने रखता है। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, cooperative sector and technicians in agriculture extension will be encouraged for organizing demand driven product system। डिमांड प्रोडक्ट सिस्टम का मीनिंग होता है जो क्रॉप की, जो फूड की डिमांड है उसके हिसाब से आपका क्रॉप उगाना। ओके, तो एक एरिया में अगर वीट की डिमांड है तो वी विल बी प्रोवाइडिंग वीट, बट वी विल नॉट बी प्रोवाइडिंग अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप जो जिसको मार्केट में इतना डिमांड नहीं है। सो दैट इज डिमांड ड्रिवन प्रोडक्शन सिस्टम। Appropriate structural, functional, institutional measures will be initiated to empower women and build their capabilities and improve their access to inputs, technologies, and other farming resources। आतापर्यंत तुम्ही जे काही बघितलंय त्याचा ऍक्च्युअली एक समरायझेशन आहे की ये सबसे हमें कोणते सेक्टर्स इम्प्रूव्ह करणे। जे तुम्ही पाहिलंय त्यातलं तुम्हाला भरपूर काहीतरी डोक्यावरनं गेलं असण्याची शक्यता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आने वाली। तो मेरा आपके लिए यही एक व्हाट वी कैन से कहना है कि ये वीडियो बार बार देखिए, जो उसमें जो पीपीटी दिया है वो पढ़िए। मैं जब आपको रेफरेंस मटेरियल भेजने वाली हूँ वो पढ़िए बार बार, और उसमें जो भी कुछ आपको टर्म समझ में ना आए वो खोजने का ट्राई कीजिए, मुझे पूछिए, लेकिन डोंट कीप इट अनलर्नड और अनरिकॉग्नाइज्ड। ओके, समझा नहीं है तो छोड़ ही देते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपके सिलेबस का बड़ा वाला टॉपिक है। ओके, तो ये आपको समझकर अपने अपने खुद के आंसर्स क्रिएट करने। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, इनपुट मैनेजमेंट एडिक्वेट। तो अभी तक हमने 3 फीचर्स देखे, ये चौथा वाला है इनपुट मैनेजमेंट वाला। Adequate and timely supply of inputs such as seeds, fertilizers, plant protection chemicals, biopesticides, agricultural machinery, and credit at reasonable rates to farmers will be the efforts of government। तो हमें क्या करना है, ये सब इनपुट्स है जो एग्रीकल्चर में देने पड़ते हैं। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, आपके जो केमिकल्स है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स है, मतलब अच्छे वाले पेस्टिसाइड्स जो कीड़ों से बचाते हैं, कीड़े मकोड़ों से। एग्रीकल्चरल मशीनरी है जो आपको ड्यूरिंग द फार्मिंग बहुत ही इस्तेमाल की जाती है, और उसके साथ साथ क्रेडिट, जो पैसे है, जो फाइनेंस है, जो फार्मर्स को मिलता है। ओके, लोन्स की फैसिलिटी रहती है, इसके लिए गवर्नमेंट को एफर्ट्स लेने हैं। सॉइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स विल बी इंश्योर्ड। एंड तो सॉइल का भी टेस्ट करना है, और उसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका भी क्वालिटी टेस्टिंग करना है, सो दैट आपका जो सप्लाई ऑफ इसको स्पूरियस बोलते हैं। ओके, दैट्स द वर्ड, स्पूरियस इनपुट्स विल बी चेक। मतलब आपका क्रॉप कैसे आ जाएगा, अगर उसमें कुछ गलती है, उसमें कुछ बैड क्वालिटी है, तो वो क्यों आ रहा है, इसका भी टेस्टिंग हो जाएगा। बैलेंस्ड एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स विल बी प्रमोटेड टुगेदर विथ यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स। मैन्यूअर्स मतलब खत, फर्टिलाइजर्स जो ऑर्गेनिक है, जो जनरली काउडंग मतलब शेण उससे बनते हैं। ओके, वो खाद जो रहते हैं वो। बायो फर्टिलाइजर्स टू ऑप्टिमाइज
द एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट यूज। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक सब्जी आती है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आते हैं, ये सब वेजिटेबल्स जनरली ऑर्गेनिक मैन्योर में उगाए गए होते हैं, उसमें उसका यूज इस्तेमाल करके। Development, production, and distribution of improved varieties of seeds and planting materials, and strengthening the expansion of seeds and plant certification system with private sector of participation with will receive higher priority। क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि हम जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो बहुत बार बहुत ही कम क्वालिटी का रहता है। ओके और उसके साथ साथ हम वी ट्राई टू एक्सपोर्ट दैट मटेरियल, और जब ये वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में जाता है, तो वो बैन हो जाता है वहां से, उस कंट्री से। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारा मैंगो, अल्फान्सो मैंगो, हापूस आंबा, तो बाहेर एक्सपोर्ट करण्यासाठी जेव्हा गेला, तेव्हा युरोपियन कंट्रीजने त्याच्यात वापरल्या गेलेल्या कार्बाइड नावाच्या फर्टिलायझरमुळे ते जो आम रहते हैं, वो कार्बाइड नाम के फर्टिलाइजर से उनको राइप किया जाता है, त्याला पिकवलं जातं, आर्टिफिशियली राइप किया जाता है उनको। तो ये अपने प्रकृति के लिए, अपने बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल ऐसा फर्टिलाइजर है। कलर अच्छा आता है, लेकिन कुछ स्वीटनेस कम होता है, वे बहुत जल्दी उग जाता है आम, जनवरी दिसंबर, और बहुत पहले पहले आम तैयार हो जाता है। तो क्या होता है, ये जो वहाँ पर बैन हो जाता है, तो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स रहते हैं, जैसे कि कोकन से बहुत ज़्यादा आम एक्सपोर्ट होने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे कंसाइनमेंट्स, मतलब बड़े बड़े ऑर्डर्स पूरे के पूरे बैन हो जाते हैं और रिटर्न आते हैं। तो आम बीइंग, मैंगो बीइंग अ पेरिशेबल गुड्स, वो खत्म हो जाता है, वो बहुत ही वेस्ट हो जाता है। तो ये सब करने के लिए हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी का क्रॉप बनाना है, और उसको, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर हमें लाना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर विल ऑलवेज थिंक अबाउट क्वालिटी ड्यू टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर हमेशा ही अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्शन का सोचने वाला सेक्टर है। ओके, द नेशनल सीड ग्रिड एंड द will be established, seed grid, okay, will be established to ensure supply of seeds, especially to the areas affected by natural calamities। तो जो भी एरियाज कुछ नैसर्गिक आपत्तियों के वजह से अफेक्ट हुए हैं, उनको सीड्स का एफिशिएंट सप्लाई करना, ये करेगी काम नेशनल सीड ग्रिड। द नेशनल सीड्स कोऑपरेशन, NSC, what is that? National Seeds Cooperation and State Farmers Cooperation of India, SFCI, State Farms Cooperation of India, will be restructured for efficient utilization of investment and manpower। तो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट हो खेती में और मैन पावर का इस्तेमाल हो, इसके लिए ये जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, इनको Yeah, I can't see the timer, okay? So let me just share your attendance sheet, क्योंकि मुझे टाइमर नहीं दिख रहा है अगर वो ख़त्म भी होने को है तो, ओके? मैंने ये आपके लिए अटेंडेंस शीट भेजा है, ड्रॉप योर अटेंडेंस, फिर क्या आपके लिए अच्छा होगा, राइट? तब तक मैं तो आगे चलने वाली हूँ जहाँ तक मैं आपको ले सकूँ। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फॉर production and distribution of quality seeds was launched in the 10th 5-year plan में development and strengthening of infrastructural facilities of for production और distribution of quality seeds के बारे में प्रमोट किया गया, जो गवर्नमेंट से प्लानिंग कमीशन करते हैं, ये करता था ये 5-year प्लान।
सीड बैंक स्कीम एम्स टू, वहाँ पर एक स्कीम थी जिसको बोलते हैं सीड बैंक स्कीम. ये स्कीम है विच एम्स एट प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड्स टू फार्मर्स in difficult times and providing short storage facility. तो through this scheme आपको सीड्स कैसे मतलब स्टोर करने हैं और डिफिकल्ट टाइम्स में फार्मर्स को कैसे सीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में सोचा गया है. द सीड विलेज स्कीम इज WED village scheme is another important initiative, and the new seed policy aims to facilitate production and availability of seeds in the time इन विलेजेस. तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आप दे सको, इसके बारे में देखेंगे ये थ्रू दिस स्कीम, सीड स्कीम. ओके, सीड विलेज स्कीम. सो इंसेंटिव ऑफ एग्रीकल्चर. सो थ्रू दिस आप एग्रीकल्चर को इंसेंटिवाइज कर सकते हो. द गवर्नमेंट विल एंडेवर द टू क्रिएट द फेवरेबल इकोनॉमिक एनवायरमेंट फॉर इंक्रीजिंग कैपिटल. ओके, जस्ट वेट. ओके, मुझे ये आपको पूछना है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो, कि आप ये सब जो देख रहे हैं उससे उससे आपको क्या लगता है खेती के बारे में, या फिर आपको क्या एक्चुअल आपका क्या बोलना है इसके बारे में, कि आज आपको क्या दिखता है खेती के बारे में इन अ 2-3 लाइन. आपका क्या ओपिनियन है कंडिशन ऑफ फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया? आपल्याकडे म्हणजे जास्त करून आपल्या देशात कृषीप्रधान मानलं जातं आणि आपलं ऍग्रीकल्चर सेक्टर तसं बघितलं तर डेव्हलप आहे. पण ठराविक भागातच, म्हणजे जसं की पंजाब साईडला असेल किंवा तिकडे जिकडे मोठ्या प्रमाणात गव्हाची शेती केली जाते. जिथे पण ग्रीन आपण जर रिव्होल्यूशन का झाली. आपला हा पण आपण जर का आपला इकडचा कोकणचा पट्टा बघितला तर जास्त करून लोकांनी काय केलं नाहीये, जागा विकून टाकलेली आहे शेती करायच्या ऐवजी. या, म्हणजे त्याच्यासाठी काहीतरी लोकांना एक जागरूकता निर्माण केली पाहिजे की जागा विकणं हा पर्याय नाही, तर सरकारकडून काहीतरी असं निर्माण करायला आलं पाहिजे की जेणेकरून लोक शेतीकडे जास्त वळतील. ओके, करेक्ट. आणखीन कोणी? रिअली तुम्ही जे खाता ते शेतीतून येतं हे तुम्हाला माहिती राहील. डोंट यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट? I guess these are rotten efforts made to start discussion, right? Let's start. The incentives for agriculture. The government will endeavor to create favorable economic environment for increasing capital formation and farmers own investment. जो अभी के लिए निशिकांत ने बताया था कि गवर्नमेंट अपना इकोनॉमिक फेवरेबल, इकोनॉमिकली फेवरेबल होने के लिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए, फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स करने वाली है, एफर्ट्स कर रही है टू क्रिएट द कैपिटल, मोर एंड मोर कैपिटल फॉर फार्मर्स, सो दैट फार्मर्स का खुद का इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट